नमस्कार दोस्तों। मोदी ऑन बोर्ड। नरेंद्र मोदी का 272 वाला गैंग तो कांग्रेस पार्टी ने एक्सपोज कर दिया है। अब सबको पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी का यह गैंग क्या क्या कुकर्म करता था। दीपक सिंघल यूपी के पूर्व मुख्य सचिव, 1500 करोड़ का गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, पैसा कहां गया पता नहीं, लेकिन आज लोकतंत्र का लेक्चर देने आए हैं। आरएन सिंह यूपी के पूर्व डीजीपी, इनके घर से इनकम टैक्स ने 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया। इतना कैश किसी डीजीपी के घर क्यों, लेकिन आज चुनाव की ईमानदारी पर ज्ञान दे रही हैं। एलवी सुब्रमण्यम, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव, एपीआईआईसी इमार रियल एस्टेट घोटाला, जमीनें गायब, पैसा गायब, आरोपी गायब, पर चिट्ठी लिखने में सबसे आगे। एके मोनप्पा, कर्नाटक के पूर्व सचिव, केपीएससी परीक्षा घोटाला और बीडीए म्यूचुअल फंड घोटाला, भ्रष्टाचार का पूरा थैला है इनके पास, लेकिन बीजेपी इन्हें प्रतिष्ठित बताती है। रमेश झालकी, कर्नाटक के पूर्व प्रधान सचिव, आय से अधिक संपत्ति, जितनी सैलरी नहीं उससे ज्यादा आलीशान जीवन है, ये हैं बीजेपी के ईमानदार गवाह। बीके सिंह, आईएफएस अधिकारी, इन पर भी अवैध संपत्ति का केस, फिर भी चुनाव आयोग की पवित्रता बचाने आए हैं। जस्टिस एसएन ढींगरा, कोर्ट के पर्यवेक्षक पद का दुरुपयोग, अब बदले में मिलने वाले फायदे। अब ये लोकतंत्र के चौकीदार बने घूम रहे हैं। तो अब समझिए खेल क्या है। ये 272 लोग वो हैं जिनका भविष्य, कुर्सियां, फायदे सब बीजेपी की कृपा पर टिके हैं। ये हैं योगेश गुप्ता। जब राहुल गांधी के खिलाफ खत नहीं लिख रहे होते तो लड़कियों की तस्वीरों पर छिछोरे कमेंट लिख रहे होते हैं। ये हैं आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति, जो 2001 की आईबी रिपोर्ट में भ्रष्ट पाए गए, लेकिन अटल सरकार में हाई कोर्ट जज बने और मोदी सरकार में एनजीटी चेयरमैन। लगे हाथ अपने बेटे को भी सेट कर दिया। ये हैं बी राजगोपाल नायडू, मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस थे। साहब अपने कार्यकाल में गड़बड़ियों के लिए मशहूर रहे। माइनिंग पट्टेदार को ब्लैकमेल करके उगाही करते थे। घोटाले और जमीन विवाद में भी नाम रहा। ये हैं संजीव त्रिपाठी, रॉ के चीफ रहे, 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। रियासी से लेकर पहलगाम और दिल्ली, कभी किसी इंटेलिजेंस फेलियर पर इन इंटेलिजेंट साहब का मुंह नहीं खोला। इनका क्या? इन सभी 272 प्रतिष्ठित लोगों ने आज तक किसी मुद्दे पर सरकार से सवाल नहीं किया। नरेंद्र मोदी को चिट्ठी नहीं लिखी। हाँ, कभी विदेश घूमने के लिए मालिक को लीव एप्लीकेशन लिखी हो तो पता नहीं। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का सच दिखाया और ये सारे भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर एक साथ निकल पड़े, सच को दबाने, जनता को बहकाने और चुनाव आयोग की पोल छुपाने। लेकिन अब नरेंद्र मोदी भी पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए हैं और वो क्या क्या कुकर्म करते थे, क्या क्या करते हैं, वह भी एक्सपोज हो गया है। मोदी बोर्ड पर है। किसके बोर्ड पर है? जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे कुकर्मी व्यक्ति है, उसके ऑन बोर्ड हैं। जी हां, जब मोदी उसके ऑन बोर्ड है तो आप कल्पना करिए कि कौन से देश में आप जी रहे हैं। पीडोफाइल्स बनाने वाला, वह पीडोफाइल्स बनाने वाला जिसने हरदीप पुरी के साथ में लगातार चर्चा की है, मुलाकात हुई है, वही हरदीप पुरी जिनकी पत्नी 272 गैंग में शामिल थी। ये वही हरदीप पुरी जो नरेंद्र मोदी सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं और भी तमाम चीजों। तो अब आप समझ लीजिए, विदेश सेवा के अधिकारी थे, अमेरिका में रहते हुए छोटे बच्चों के साथ में यौन शोषण करने वाले एप्स्टीन के साथ में क्या रिलेशन है। मोदी ऑन बोर्ड, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार के साथ में डिस्कस करता है और वहां सामने आता है, वो कहता है कि मोदी से डिस्कस कर लो, तो वो कहते हैं मोदी ऑन बोर्ड, यानी मोदी साथ में ही है। कल्पना करिए हम किस देश में जी रहे हैं। जी हां, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अब जब यह महत्वपूर्ण हो गया है तो एक और महत्वपूर्ण है कि भारत का तेजस, जिसे हम स्वदेशी विमान कह रहे थे, लड़ाकू विमान कह रहे थे, जिसने मिग 21 का स्थान लिया था, उसका पायलट जब
दुनिया के सामने जो वर्ल्ड का एयर शो हो रहा था दुबई में, और वहां पर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और नमन सियाल जो पायलट है, विंग कमांडर था, उसकी मौत हो जाती है। उसकी पत्नी भी आसफा, वो भी पायलट है और उसके 10 साल का बच्चा है। हिमाचल का रहने वाला था, बड़ी उम्मीदों बड़े उसके साथ में था। ये उसकी आखिरी उड़ान थी, लेकिन जीवन की आखिरी उड़ान हो गई। क्यों? क्योंकि उस विमान में जो खामियां थी, वो खामियां पैदा हुई नरेंद्र मोदी के कारण। नरेंद्र मोदी ऑन द बोर्ड। तो अब आप समझ लीजिए। तो ऐसी स्थिति में मैं ये क्यों कह रहा हूं कि तेजस विमान 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने महसूस किया, नई नई प्रधानमंत्री बनी थी, सन 77 में चुनाव हार गई थी, पाकिस्तान को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया था और अमेरिका को डरा दिया था, परमाणु विस्फोट करके दुनिया में परमाणु संपन्न देशों में शामिल हो गए थे। और उसके बाद भारत एक मजबूत ताकत बन गया था, तो अमेरिका ने CIA के जरिए, डीप स्टेट के जरिए साजिश रच के श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ पूरा ड्रामा किया और इस देश की उस मूर्ख जनता ने उनको हरा दिया। बहरहाल 3 साल घुटने पिटने के बाद इस देश की जनता को समझ में आया कि हमसे गलती हो गई, और उसने फिर इंदिरा गांधी को अपनी गलती सुधारी, 362 सीटें देकर के सत्ता में बिठा दिया। तब इंदिरा गांधी ने उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का फैसला किया कि देश कैसे मजबूत हो और सब कुछ स्वदेशी हो। जैसे हमारा परमाणु परीक्षण स्वदेशी था, तो इंदिरा गांधी ने उसके लिए MiG-21 जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे 1963 में, वो हमने रसिया की मदद से बनाया था, सोवियत संघ की मदद से। हमारे HL में बनने लगा था, तो उसी HL में बनाने का फैसला किया और उसके लिए प्लानिंग तैयार करवाई। 1983 में इसकी प्लानिंग तैयार हो गई, उसको मंजूरी दी गई। 84 में श्रीमती इंदिरा गांधी की उसी साजिश में हत्या करा दी गई। और जब इंदिरा जी इस दुनिया में नहीं रही तो 1 साल तक सब अफरा तफरी का माहौल रहा। 1 साल बाद राजीव गांधी ने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी दी और उस पर रिसर्च का काम शुरू हुआ। फिर 89 में सरकार बदल गई, और जब सरकार बदल गई तो दूसरी सरकार ने कुछ नहीं किया। फिर कांग्रेस की सरकार आई, उसने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। फिर प्रोजेक्ट उसी तरीके से धीरे स्पीड में चल रहा था। फिर 2001 में वह प्रोजेक्ट फाइनल हुआ। जब फाइनल हुआ, लेकिन फिर ठहरा रहा, और फिर मनमोहन सिंह की सरकार आई। मनमोहन सिंह सरकार ने उस पर तेजी दिखाई और 2013 में पहला जो है हमारा तेजस का एक विमान निकला। हमने सफलता प्राप्त कर ली थी। उसे सेना के जरूरत के मुताबिक बनाने का फैसला हुआ, सरकार चली गई। फिर 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट का कानून बदल दिया, और जो पूरी तरह से स्वदेशी करने का था उसमें निजी भागीदारी डाल दी, यानी अडानी अंबानी को शामिल करने, उनके जैसे पूंजीपतियों को शामिल करने का नियम बना दिया। उसके जरिए ही अनिल अंबानी की एक फर्जी कंपनी बनवाई गई और उसके जरिए दलाली कराई गई राफेल की, और इसी तरह और खेल हुए। जब ये सारे खेल चल रहे थे, उसके बाद में तेजस को आगे बढ़ाया गया। आते आते 2019 तक तेजस तैयार हुआ उसके लिए। लेकिन जब अब तेजस हमारा चलने की स्पीड में हुआ, दुनिया के तमाम देशों ने हमसे ये लाइट वेट का यह विमान खरीदने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि बहुत अच्छा था। तो सब कुछ चल रहा था। इसी दौरान इस एयर शो में जब वह पहुंचा
तो वहां पर गिर गया। और क्रैश होने से क्या हुआ, पूरी दुनिया में हमारे इस विमान की छवि खराब हो गई। जब तहकीकात की गई तो पता चला जिन प्राइवेट 500 कंपनियों से एचएएल को कहा गया कि आप कुछ नहीं बनाएंगे, तो यह मेड इन इंडिया नहीं था, मेक इन इंडिया था। कैसा मेक इन इंडिया? जिसमें सब कुछ असेंबल्ड है। कोई कलपुर्जा कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और यह सब आउटसोर्स कर दिया गया। नरेंद्र मोदी सरकार आउटसोर्स पे भी यकीन करती है। पहले पक्की नौकरियां दी जाती थी, अब पक्की नौकरियां देने की बजाय उनकी जगह आउटसोर्स लोग रखे जाते हैं। उसी तरीके से सारा सामान आउटसोर्स किया गया था, और कहीं चाइना से आया, कहीं इजराइल से आया, कहीं कहीं से आया। और यही वजह थी उस शो में इन प्राइवेट कंपनियों ने खेल किया कि यदि तेजस सफल हो गया तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि अडानी अब बड़े पैमाने पर काम कर रहा था, तो एचएएल को काम ना मिले। इसके पहले नरेंद्र मोदी कर ही चुके हैं कि जितना डिफेंस का काम है सब अडानी डिफेंस को दिया जा रहा है। गोला बारूद सब कुछ हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, सारा गोला बारूद जो भी कुछ आया वो अडानी से खरीदा गया। हमारे लोग मर रहे थे, हमारे देश का नुकसान हो रहा था, लेकिन अडानी पैसा कमा रहा था। हर गोला फटने पे, हर बारूद फटने पे, हर ड्रोन फटने पे, हर एक पे अडानी कमा रहा था। तो वही किया गया, और उसका नतीजा यह हुआ, हमने स्याल जैसा एक बेहतरीन पायलट खो दिया। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर के मामले में अमेरिका की जो सिक्योरिटी कमीशन है उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में हरा दिया, और भारत के जो राफेल थे वो 4 राफेल मार गिराए पाकिस्तान ने। अब आप सोचिए, सब कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। उन्होंने इसके विरोध में एक शब्द नहीं कहा, जबकि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सभी इसके विरोध में अमेरिका को लानत मना दे रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं। यही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण तो यह भी है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इसमें भूमिका अदा की है, एक एजेंट की भूमिका अदा की, और उनके इस एजेंट बनने से देश को भारी नुकसान हुआ। हम पहले ही देख रहे हैं, जो भेल है हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। उसमें डिफेंस के तमाम चीजें बनती हैं, वहीं पर ईवीएम भी बनती है, और वहां पर उस भेल की मैनेजमेंट कमेटी में नरेंद्र मोदी सरकार ने आरएसएस के लोग डाल दिए, और आउटसोर्स का खेल वहां भी हो रहा है। तो यानी आप समझ सकते हैं उसमें भी खेल होता है। तेजस के मामले में कहा गया कि उसमें जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो चूंकि विदेशी कंपनियों के हैं, तो उसके जरिए उसे कहीं पर भी जाम किया जा सकता है, और यह दुर्घटना उसी का परिणाम। इसके पहले हमने तमाम उसमें देखा है कि हमारे तमाम सिस्टम जाम कर दिए गए। तो एक तरफ हम यह पाकिस्तान के आगे हार जैसे बातें कही जा रही हैं, ऑन रिकॉर्ड कही जा रही, कागजों में कही जा रही, और दूसरी तरफ यह है, और हमारा प्रधानमंत्री G20 की मीटिंग में बिल्कुल ऐसे हंस मुस्कुरा रहा है जैसे पता नहीं क्या कर रहा है, क्या बड़ा सम्मान अर्जित कर रहा है। सम्मान नहीं, देश को बेइज्जत करा रहा है, और जब बेइज्जत करा रहा है उधर समझ में आता है। इससे ज्यादा तो दमदार वहां जोहरान ममदानी, जो न्यूयॉर्क का मेयर है, वो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर कह देता है कि हां, डोनाल्ड ट्रंप फांसीवादी है। मुंह पर कह देता है, उनके सामने खड़े खड़े कह देता है, प्रेस के सामने कह देता है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एक ट्वीट करके यह नहीं कह पा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, और तेजस पर यह नहीं कह पा रहा है कि नहीं, गलती हो गई, या उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने ऐसे इक्विपमेंट्स दिए। यानी भारत सरकार को, भारत को बर्बाद कर दिया जाए, बेइज्जत कर दिया जाए, कोई इसे फर्क नहीं पड़ता है। यही होता तो भी हम सीमित हो जाते, इसके ऊपर भी और तमाम सारी समस्या।
इस शख्स ने जिस तरह से इस देश में बर्बादी की है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा इसीलिए लग रहा है। हर तरह से सिस्टम को हैक कर लेना, मशीनों में गड़बड़ कर देना और तमाम तरीके से चुनाव जीतने के वो किए जा रहे हैं। जब इसका कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस न डर रही है, न कार्यकर्ता डर रहे हैं, खुल के खड़े हो जा रहे हैं और कांग्रेस का लीगल सेल उसकी लड़ाई लड़ने निकल पड़ा है। मंजीत घोषी को गिरफ्तार किया गया मध्य प्रदेश से, इसी तरह हरियाणा में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कांग्रेस ने इसकी पूरी लड़ाई लड़ने का काम शुरू कर दिया है। यह एक अच्छा संदेश और यह होना भी चाहिए था। तो यह संदेश जाता है, तब नरेंद्र मोदी को और कुछ नहीं रहता तो नफरत फैलाने का काम करते हैं। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में जो 50 सीटें थी, 50 में से 43 सीटों पर मुसलमानों का चयन हो गया, बच्चों का चयन हो गया। क्यों? क्योंकि नीट की परीक्षा के थ्रू होता है, जो नरेंद्र मोदी सरकार ही कराती है। और उस नीट की परीक्षा में हिंदू बच्चों की अपेक्षा मुस्लिम बच्चे टॉपर लिस्ट में थे। मेरिट के आधार पर उनका एडमिशन हुआ। तो यह साबित करता है कि देखिए, जो पढ़ता है, जो काबिल होता है, वो जाता है। क्योंकि हिंदुओं के बच्चे गोबर दिमाग बनाए जा रहे हैं, उन्हें हिंदू मुस्लिम में फंसा करके और दूसरे तरह से डिरेल किया जा रहा है। जब यह हो रहा हो तो आपको सोचना पड़ेगा। यह खेल होता है, तब यह विरोध करने उतरते हैं। किसका विरोध करिए? नरेंद्र मोदी के नारे लगाइए कि नरेंद्र मोदी चोर है, नहीं लगाएंगे, तब तो अच्छा बताएंगे। तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? तुम्हारे उन्होंने ही तो यह किया है। और इसके बाद अखलाक की जो यह कह के हत्या कर दी गई थी दादरी में 2015 में कि वो गौमांस खा रहा था, और उसके बाद में सारा सच सामने आया, नहीं ये गलत था। चार्जशीट हुई सारे आरोपियों के खिलाफ, अदालत में केस था, अदालत फैसला करती। लेकिन उत्तर प्रदेश की नफरत से भरी योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार वो उनके मुकदमे वापस लेने का कर देती, यानी अपराधियों को बचाएंगे, लिंचर्स को बचाएंगे। तो दुनिया में इसीलिए भारत की थू भी हो रही, यानी मोदी ऑन बोर्ड, यानी कुकर्मियों के साथ मोदी, लिंचर्स के साथ मोदी, भ्रष्टाचारियों के साथ मोदी, और इस देश के जाबाज, देश को समर्पित सिपाहियों को मरवा देने वालों के साथ भी मोदी। जी, यही सच है। अपनी मौज के लिए वो कुछ भी करेगा, यही सत्य है। नेहरू ने एक भारत बनाया था, इंदिरा गांधी ने उसे मजबूत बनाया, सशक्त बनाया, राजीव गांधी ने उसे युवाओं के योग्य बनाया, काबिल बनाया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसे इकोनॉमिक भारत बनाया, और नरेंद्र मोदी ने उसे गोबर भारत बना दिया है। जी, यह सच। जय।